तो आज हम बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यानी रेजिस्टर्स को जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इससे क्या मुराद हुआ। सीरीज का मतलब है जी कि इस ऐसे सर्किट के अंदर करंट के पास कोई चॉइस नहीं है, यानी करंट जब इस रेजिस्टर से जितनी करंट पास करेगी, ठीक है, जितनी करंट इस रेजिस्टर से पास करेगी उतनी ही करंट इस रेजिस्टर से पास करेगी और उतनी ही करंट इस रेजिस्टर से पास करेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए जब करंट यहां पे पहुंची यानी पॉजिटिव चार्ज जब यहां पे आता है तो पॉजिटिव चार्ज के पास यहां से यानी जब यहां पे आ गया तो कोई चॉइस नहीं है, यानी कोई चॉइस नहीं है कि वो इन तीन उसके पास आगे वायर्स हैं, तीन पाथ अवेलेबल है, वो इसमें जाए या इसमें जाए या इसमें जाए, नहीं, उसके पास जस्ट एक पाथ है तो वो यहां से भी पास करेगा, फिर यहां से पास करेगा, फिर वो यहां से पास करेगा। इसलिए हम कहते हैं जी सीरीज कॉम्बिनेशन। करंट के पास कोई चॉइस नहीं है, तो करंट R1 से भी उतनी ही पास करेगी, R2 जो कि रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, रेजिस्टर्स के लिए यूज करते हैं, R1 रेजिस्टर 1 है, R2 रेजिस्टर 2 है, R3 रेजिस्टर 3 है, तो करंट तीनों रेजिस्टर्स के अंदर सेम होगी, ठीक है। अब रेजिस्टर क्या करता है, रेजिस्टर बेसिकली करंट को कन्वर्ट करता है हीट एनर्जी में। कैसे, जब देखें यहां से अगर आप कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं तो आप कहते हैं जी पॉजिटिव चार्ज, लेट्स सपोज पॉजिटिव में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, अगर पॉजिटिव चार्ज अलग से लिखते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव करता है, पॉजिटिव चार्ज यहां से मूव करेगा इस रेजिस्टर के अंदर, तो क्या करेगा, इस रेजिस्टर का जो फिलामेंट है या जो कि इसकी वायर है, जो कि कॉइल्स हैं, इसके अंदर से जब पास करेगा तो इसके एटम के साथ कोलाइड करेगा, कोलाइड करने से हीट प्रोड्यूस होगी। अब रेजिस्टर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, वो यहां पे अपनी एनर्जी जाया कर रहा है। कौन सी एनर्जी, जो एनर्जी उसको इस बैटरी ने दी है, इस सेल ने दी है। ये सेल क्या है, एक ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इसने कुछ चार्जेस के ऊपर वर्क डन करके उनकी सेपरेशन कराई हुई है। एक कुछ पॉजिटिव को हम हायर पोटेंशियल बोलते हैं और नेगेटिव को लोअर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज खुद ब खुद मूव करेगा। अब वो जो वर्क डन हुआ है जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, उस पोटेंशियल की वजह से जब वो यहां पे आता है तो आप यहां पे उसका पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम है, हायर पोटेंशियल के ऊपर, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है एक चार्ज यूनिट चार्ज की बहुत ज्यादा है। जब इस रेजिस्टर से पास करेगा तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि जब चार्ज फ्लो करता है तो उसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, ठीक है, बिकॉज रेजिस्टर हीट अप हो जाएगा। इसका मतलब है उस पॉजिटिव चार्ज ने अपनी कुछ एनर्जी यहां पे क्या की, जाया की। जब उसने अपनी कुछ एनर्जी जाया की तो यहां पे जो रेजिस्टर, जहां पे जो वोल्टेज यानी जो वोल्टेज होगा, ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जब ड्रॉप होगा, ठीक है, वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, यानी जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इस बैटरी की वजह से जो प्रेशर लग रहा था वो कुछ यहां पे कोलिजन की वजह से क्या हो जाएगा, स्लो कम हो जाएगा। जब वो यहां पे आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कम होगा, फिर ज़रा वो इस रेजिस्टर से पास करेगा, यहां से भी रेजिस्टेंस उसको यानी रुकावट मिलेगी, उसकी जो प्रेशर है यानी उसका जो वोल्टेज है वो और ड्रॉप होगा, ठीक है, फिर जब यहां से आएगा तो उसका वोल्टेज और ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, और ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि वोल्टेज तीनों में डिफरेंट होगा, यानी इसका वोल्टेज लेट्स सपोज अगर मैं V1 कहता हूं तो यहां पे वोल्टेज V2 होगा और यहां पे वोल्टेज V3 होगा। इसका मतलब है इस बैटरी का जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है बैटरी का, वो इन तीनों के अंदर रेजिस्टेंस के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसके बराबर है, प्रोवाइडेड दैट, यानी कंडीशन क्या है कि हम जो वायर्स के अंदर रेजिस्टेंस है, क्योंकि देखें वायर भी मेटल की बनी हुई है, जब वायर से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, कन्वेंशनल करंट की बात हो रही है, जब पॉजिटिव चार्ज यहां से फ्लो करेगा तो डेफिनेटली यहां पे भी रेजिस्टेंस होगा। इसी तरह बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे जीरो सपोज कर रहे हैं। वायर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं, वो वैसे भी बहुत कम होता है, ठीक है, बहुत कम होता है, उसको भी हम इग्नोर कर रहे हैं। तो हमारे पास जो वोल्टेज होगा इस बैटरी का, जो टोटल वोल्टेज होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 1 प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 2 प्लस वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर 3, ठीक है। इन तीनों रेजिस्टर के अंदर जितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यानी कम हो रहा है, वो वोल्टेज तीनों का सम करें तो वो बैटरी का वोल्टेज बन जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, जो हमने इक्वेशन हासिल की थी उसमें वोल्टेज अक्रॉस R1, सबसे पहली बात अगर मैं यहां पे लिखता हूं V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R1, ठीक है, यानी V1 इज इक्वल टू, अब वो हमने पढ़ा था रिलेशन क्या था, V इज इक्वल टू IR, यानी जो वोल्टेज होता है,
ठीक है, वो किसके बराबर होता है, जो उस क्रॉस सेक्शन से करंट पास करती है, यानी एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर वोल्टेज कितना होता है जो उस क्रॉस सेक्शन से करंट पास करती है, और टाइम जो उसको रेजिस्टेंस मिलता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो वो वोल्टेज के बराबर होता है। अब डेफिनेटली इस रेजिस्टर में से करंट भी पास करी है, डेफिनेटली करंट पास करी है, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, आई मीन जितने पॉजिटिव चार्ज, चूंकि हम कन्वेंशनल करंट की बात करें तो फिर पॉजिटिव की बात करेंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मौजूद था वो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, लेकिन उसके ऊपर पोटेंशियल यानी प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है, इस वजह से हम कह रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमें वोल्टेज V1 किसके इक्वल आ जाएगा, वो आ जाएगा जी V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ पे V1 किसके इक्वल आ जाएगा, करंट तो सब में सेम है, तो V इज इक्वल टू I1, आई मतलब आई सेम है R1, ठीक है, यानी रेजिस्टर R से वोल्टेज हो जाएगा V1 इज इक्वल टू आई R1। इसी तरह रेजिस्टर 2 में वोल्टेज कितना हो जाएगा, आई सेम है, करंट तो उतना ही है, लेकिन रेजिस्टर जो है दूसरा वो डिफरेंट है। इसी तरह V3 के अंदर वोल्टेज कितना हो जाएगा, V3 के अंदर वोल्टेज हो जाएगा हमारे पास आई करंट उतना ही है, जबकि रेजिस्टेंस उसका कितना है R3, ठीक है। R1, R2, R3 ये तीन रेजिस्टेंसेस हैं मुख्तलिफ रेजिस्टेंस के अंदर। तो अब अगर आप देखें इन तीनों की वैल्यू रिप्लेस कर दें, V1 की वैल्यू यहाँ पे डाल दें, V2 की वैल्यू डाल दें और V3 की वैल्यू डाल दें, तो ये इक्वेशन हमारे पास किस तरह से बन जाती है, यानी ये रिलेशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि यानी इसमें इंसर्ट कर दें V इज इक्वल टू आ जाएगा, बल्कि थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, V इज इक्वल टू आ जाएगा IR1, यानी देखें V1 की जगह IR1 लिख दिया, IR1, ठीक है। V2 की जगह ये V2 की वैल्यू है विच इज इक्वल टू IR2 IR2, ठीक है। इस तरह V3 की जगह मैं लिख सकता हूं IR3, V3 की जगह मैं लिख सकता हूं IR3, ठीक है। अब फर्ज करें इन तीनों रेजिस्टेंसेस की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगाता हूं और मैं अस्यूम करता हूं जी कि वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, यानी जितना इन तीनों का रेजिस्टेंस है उस अकेले रेजिस्टर का इतना रेजिस्टेंस है। इसी को उसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया, पॉजिटिव, ठीक है, ये नेगेटिव, और उसके बाद यहां पे ये जो है ये रेजिस्टेंस, इसको मैं कह रहा हूं REQ, यानी R इक्विवेलेंट या R इफेक्टिव। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है बेसिकली कितना, यानी जो एक्चुअल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का है, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट के वायर का रेजिस्टेंस इग्नोर किया जाए और बैटरी का रेजिस्टेंस इग्नोर किया जाए, तो फिर जो इसका रेजिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वो किसके बराबर होगा, V इज इक्वल टू IR इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है इस V की जगह जो टोटल वोल्टेज है, ठीक है, बैटरी का, उसकी जगह मैं IR इक्विवेलेंट लिख सकता हूं, तो IR इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा, IR1 प्लस IR2, ठीक है, और प्लस IR3, ठीक है। अब यहां पे देखें, यहां पे आप इस तरह से समझ सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको और ड्रैग डाउन कर लेता हूं। यहां पे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि IR इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास, IR इक्विवेलेंट आ जाएगा। अगर मैं यहां से I कॉमन ले लूं, करंट तो बिकॉज तीनों में सेम है, तो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, और डिवाइड कर दूं, ठीक है, दोनों साइड पे करंट से डिवाइड कर दूं, तो आप देख सकते हैं जी करंट यहां से भी कैंसल आउट और करंट यहां से भी कैंसल आउट। तो R इक्विवेलेंट यानी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट का, वो तीनों रेजिस्टर्स के रेजिस्टेंसेस को ऐड कर लो, ठीक है, तो हमारे पास इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसका मतलब है जब सीरीज के अंदर रेजिस्टर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है वो तीनों को ऐड कर लो तो उसके बराबर होता है। अगर आप न्यूमेरिकली भी देखना चाहते हैं तो हम ये भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फर्ज करें इसी जगह पे फर्ज करें, हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो R1 है, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस 2 ओहम है, ठीक है, 2 ओहम है, इसका रेजिस्टेंस 3 ओहम है, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस 4 ओहम है। ओहम जो है आप जानते हैं कि ये रेजिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। आप देखें जो यानी 2 ओहम रेजिस्टेंस ये रेजिस्टर देता है, 3 ओहम रेजिस्टेंस ये देता है, ये 4 ओहम देता है, ठीक है। आप देखें हमारे पास अगर अलग अलग से मैं कैलकुलेट करता हूं तो यहाँ पे यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, बिकॉज करंट, और फर्ज कर ले करंट, चूंकि करंट पूरे सर्किट में सेम है तो करंट हम सपोज कर लेते हैं चले 1 एम्पियर है, चले फर्ज कर लेते हैं 1 एम्पियर ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। या चले 2 एम्पियर है, करंट 2 एम्पियर है, अगर 2 एम्पियर है तो आप देखें वोल्टेज अक्रॉस V1 कितना होगा, IR होता है, I सेम है, R1 जो है वो कितना है 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 2, ठीक है, कितना हो गया 4 वोल्ट हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 4 वोल्ट। सेकेंड में देखें दोनों को मल्टीप्लाई करा दें 3 टाइम्स 2 6 वोल्ट हो गया, और थर्ड में देख लें कितना हो गया 2 टाइम्स 4 8
8 वोल्ट हो गया। तो 8 प्लस 6 कितना हो गया 14, 14 प्लस 6 8, 14 प्लस 4 18 वोल्ट। अगर आप सेपरेटली फाइंड आउट करते हैं तो 18 वोल्ट टोटल वोल्टेज आता है, 18 वोल्ट, ठीक है 18 वोल्ट, यहां पे मैं यूनिट भी लिख देता हूं। और अगर आप इफेक्टिवली देखें 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, 5 प्लस 4 9, 9 टाइम्स 2 करंट कितना है 2। अगर आप तीनों को ऐड करके तब भी करंट से मल्टीप्लाई करें तब भी 18 वोल्ट आएगा। इसका मतलब है कि दैट मेक सेंस, यहां से बात समझ आती है, ठीक है, यहां से बात समझ आती है। एक एनालॉजी भी क्रिएट की जा सकती है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। देखें एक पाइप है जो थोड़ा सा मोटा है, यहां से वो पाइप आगे से फर्ज करें इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से यहां से थोड़ा पतला हो गया, ठीक है, और यहां से देखें बल्कि इस तरह से आ रहा है, ठीक है, ये पाइप मोटा है, ठीक है, और ये हायर पोटेंशियल के ऊपर है, ठीक है, यहां से पाइप पतला हो गया थोड़ा सा, ठीक है, ये लोअर पोटेंशियल के ऊपर है, ठीक है, उसके मुकाबले में, और यहां से पाइप बिल्कुल ही पतला हो गया, ठीक है, यहां से देख सकते हैं आप। अब अगर आप देखें तो डेफिनेटली पानी यहां से जो फ्लोट करेगा, पानी यहां से जो फ्लोट करेगा, यहां पर रेजिस्टेंस कम होगी बिकॉज पाइप खुला है लेकिन हायर पोटेंशियल पे है, इसलिए वो हायर पोटेंशियल की वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, जिसको वोल्टेज कह रहे हैं, जो बैटरी ने प्रोवाइड किया वो यहां पे आएगा। अब यहां पे रुका, यानी इस यहां पे देखें यहां पे हायर पोटेंशियल की वजह से इसमें आ गया, यानी फर्ज करें ये रेजिस्टर 1 है जिसने कम रेजिस्टेंस शो किया, ये रेजिस्टर 2 है जिसने ज्यादा किया, और रेजिस्टर 3 है जिसने बहुत ज्यादा किया। अब यहां पे आ गया, ठीक है, हायर पोटेंशियल से, अब इसने अपना पोटेंशियल भी थोड़ा लूज किया यहां पे, क्योंकि यहां पे जो है रेजिस्टेंस ज्यादा हो रही है। अब यहां से उसने और उसको रेजिस्टेंस मिली, ठीक है, और रेजिस्टेंस मिली, और डेफिनेटली वो हायर पोटेंशियल की वजह से दोबारा से नीचे आएगा, और जब इस थर्ड में आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस टोटल उसका जो है वो ऑलमोस्ट 0 के इक्वल हो गया है, ठीक है, और उसने ड्रॉप कर दिए, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा थी और यहाँ से वाटर बिल्कुल जो है वो अब बिल्कुल मतलब मूव करेगा, लेकिन डेफिनेटली वो रेजिस्टेंस वो उसके पास पोटेंशियल या वो वोल्टेज नहीं रहा जो कि आपके रेजिस्टर 1 के केस में था, जहां पे रेजिस्टेंस कम था लेकिन वोल्टेज ज्यादा था। यहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, वोल्टेज कम हो गया, यहां पे रेजिस्टेंस और ज्यादा हो गया लेकिन वोल्टेज बिल्कुल ड्रॉप हो गया। तो ये एनालॉजी आप जो है रेजिस्टर इन सीरीज के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए वाटर के पास कोई चॉइस नहीं है कि वो किसी और जगह से पास करे, सिर्फ यही चॉइस है और इसी में से उसको पास करना है। तो ये यूं समझे कि रेजिस्टर्स इन हमारे पास सीरीज कनेक्ट हुए हैं।